मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतों से मिल चुका था। सच पूछिए तो मुझे अब लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ उन्हें अपनी तफरीह का एक सामान समझता था। मगर जब अम्मा को मेरी इन हरकतों का इल्म हुआ तो वो मेरे सर हो गईं। बोली, बेटे आदिल, मैं तेरी शादी करके रहूँगी। मैंने कहा, माँ, मैं अभी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आप तो जानते हैं, अपना कारोबार सेट करके अपनी पसंद की शादी करूँगा। मगर अम्मा कहने लगी कि अगर तूने शादी ना की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। अम्मा की ऐसी बातों में आकर मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ी। मगर मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा जिसे उठने बैठने की और फैशन की तमीज़ ना हो। लड़की किसी मॉडल से कम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं ऐन वक्त पर इनकार कर दूँगा। फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। अम्मा बेचारी मेरी बात सुनकर हवन्नक रह गईं। लेकिन मेरी बात माने बिना चारा भी नहीं था। मैं कोई आम खास लड़की पसंद करता ये मुमकिन नहीं था, और मैं जानता था कि अम्मा को मेरे स्टैंडर्ड की लड़की आसपास तो कहीं नहीं मिलेगी। कम से कम इस सब खेल में भी 1 साल और लग जाएगा और मैं अपनी आज़ादी खूब खुलकर एंजॉय करूँगा। मगर मेरी बात गलत साबित हुई। एक दिन अम्मा ने मुझे इत्तला दी कि शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की इंतहाई खूबसूरत है, तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। इसका मतलब था कि वाकई कोई मॉडर्न फैमिली है। अम्मा भी मेरे हिसाब से रिश्ता देख लाई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे ये लोग मौजूद थे। मैं जब इस लड़की की फैमिली से मिला, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई गिरे पड़े लोग नहीं, बल्कि इनका ख़ानदान काफ़ी ताकतवर है। ये बात एक तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद भी थी और दूसरी तरफ नुकसानदेह भी। फ़ायदा ये कि मेरा ससुराल मजबूत था और नुकसान ये कि बेगम साहिबा भी उसी हिसाब से ताकतवर थीं, यानी कि मेरी ज़्यादा चलने वाली न थी। अम्मी ने बताया कि ये लोग एक पुरअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में इनका बड़ा नाम है। मैं तो इन बातों से कुछ ख़ास मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उस कातिल हसीना को देखा तो मानो मेरा दिल धड़कना भूल गया। आज तक जितनी लड़कियां देखी थीं उन सब पर भारी, उन सब से अलग और मुनफरिद सुहेला थी। सुहेला के गुलाबी होंठ इस कदर खूबसूरत थे कि किसी और चीज़ पर नज़र ही ना ठहरती। मैं तो उसका सरापा आंखों में लिए सारा दिन और सारी रात उसे ही सोचता रहा। ज़िंदगी मानो कलियों की मानक चटकने लगी। अभी उससे मिले मुझे एक दिन भी ना गुजरा था कि उससे मिलने का दिल दोबारा चाहने लगा। मैंने अम्मा से कह दिया कि आप लड़की वालों को हाँ रख दें, क्योंकि अब मुझसे सब्र ना हो रहा था। सुहेला के बगैर एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। अम्मा मेरी बेताबी देखकर बड़ी खुश थीं कि मुझे उनकी पसंद की हुई लड़की पसंद आ गई। मुकर्ररा दिन पर सुहेला किसी चांद की तरह मेरे आंगन में उतरी तो मेरे सारे घर में उजाला फैल गया। मैंने शादी की रात उसे देखा तो देखता ही रह गया। मगर ये क्या, सुहेला की आंखें प्यार और मोहब्बत के जज्बात से खाली थीं। उसकी आंखें, उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। उसका ये फीका फीका लहजा देखकर मेरा दिल न चाहा कि मैं उससे मज़ीद बातें करूं। मेरा तो ख्याल था कि इस कदर हैंडसम दूल्हा पाकर वो भी खुशी से फूले न समा रही होगी, मगर सुहेला के तेवर बिल्कुल फीके थे। खैर, मैं तो मर्द था। मैंने हिम्मत की और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरह से बिल्कुल मुकम्मल सर्द मोहरी थी। वो किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं भी मिन्नतें करने वाला नहीं था, चाहे वो लाखों में एक सही। मैं भी किसी से कम न था। मैं करवट बदल कर सो गया। सोचने लगा कि मैडम का दिमाग 1-2 दिन में दुरुस्त हो जाएगा, मगर मैं गलत था। वो तो मुझसे कुछ न बोली। मेरी बेताबियां बढ़ने लगीं। अब सुहेला से बात करना लाजिम था, वरना सरासर नुकसान मेरा ही होता। वो तो इस सब खेल से बड़ा खुश थी कि मुझे सता भी रही है और मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा। मैं तो अपनी अना के हाथों मजबूर था, मगर वो मेरी सूरत हाल से महजूज हो रही थी। खैर, अना के सारे बुत तोड़कर जब मैंने सुहेला से बात करना चाही तो उसने अजीब रवैया दिखाया। वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और कभी दूर से ही दुपट्टे में अपने चेहरे को छुपा लेती। सुहेला
अब तुम मुझसे चेहरे का पर्दा भी करोगी। सोती तुम वैसे ही अलग हो। क्या तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती? एक दिन मैंने तब कर कहा, वो बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऐबों से बेखबर ही रहें तो अच्छा है, वरना आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। सुहेला ने कहा, ऐसा क्या ऐब है तुम में कि मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी? मैंने पूछा, बस है कोई ऐब, जानती हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, आप मुझसे दूर हो जाएंगे। उसने मसनूई परेशानी का इजहार किया। तब मुझे फिक्र हुई। मैंने उसका दुपट्टा खींचा तो हैरान ही रह गया कि उसके चेहरे पर बारीक से घने काफ़ी ज़्यादा बाल थे, जिसके चेहरे को बदनुमा बना रहे थे। सुहेला, ये क्या है? शादी के दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये? मैं उसके बाल देखकर परेशान हो गया था। बस नासिर, ये तो मेरे चेहरे का हिस्सा है, आपको मुझे इन बालों के साथ ही कबूल करना होगा। उसने कहा तो मैं बुझ कर रह गया। अच्छा, इन बालों का कोई तो हल होगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ ब्यूटी में तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगा, और अगर ऐसा नहीं भी होता, हम हफ्ते में एक बार चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ये बाल ज़रूर साफ़ होने चाहिए। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मेरी चांद सी दुल्हन हो, तुम्हें चांद जैसा लगना भी तो चाहिए। मैंने उसकी खुशामद की। चलिए ठीक है, आप शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाइएगा, मैं ब्यूटिशियन से अपना फेशियल करवा लूँगी, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। सुहेला ने कहा तो मैं मुतमईन हो गया। उस शाम पहली बार उसने मुझे वो खैरात दी जिसका मैं दिनों से मुंतज़िर था, मगर उसके रवैये में अभी भी अजीब सी नाराज़ी थी। अगले दिन सुबह सुबह सुहेला ने मुझे उठा दिया। बोली, आपने मुझे पार्लर ले जाने का वादा किया था, अब चलिए, देर हो रही है। सुहेला सुबह सुबह तैयार खड़ी थी। थोड़ी देर में हम लोग घर के बाहर मौजूद थे। अम्मी ने कहा, नाश्ता कर जाओ, मगर सुहेला ने जल्दी मचाई हुई थी। खैर, मैंने उसे पार्लर छोड़ा और ख़ुद ऑफिस चला गया। एक छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना थी। मैंने सुहेला से कहा था कि तुम फारिग होने के बाद पार्लर में ही रुकना, मैं तुम्हें वापसी पर पिक कर लूँगा और हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मैंने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। सुहेला की याद लिए बेताब सा ऑफिस से निकला और उसे पार्लर से पिक करने के लिए पहुंचा। मुझे पार्लर वाली लड़की ने बताया कि सुहेला यहाँ से 1 घंटे बाद ही कहीं चली गई थी। हम लोगों ने उसे रोका भी कि अपना फेशियल पूरा करवा ले, मगर उसने हमारी बात नहीं सुनी। पार्लर वाली का जवाब सुनकर मैं सख्त परेशान हुआ। परेशान सा घर आ गया। घर आकर पता चला कि सुहेला तो घर भी नहीं आई। अब मुझे वाकई परेशानी होने लगी कि सुहेला मुझे बताए बिना आखिर चली कहाँ गई। वो तो सुबह बड़े शौक से पार्लर गई थी, मगर वापसी पर बताए बिना ही चली गई। बात हैरान कुन थी। खैर, कुछ सोचकर मैंने अपने ससुराल जाने का फैसला किया। सुहेला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो सामने मेरी सास खड़ी थी। शाहिना आंटी ने मेरा हाल चाल पूछा और इस तरह अपनी बेटी के घर आने पर माजरत करने लगी। मैंने देखा वो भी काफ़ी परेशान थी। शायद सुहेला ने उन्हें भी परेशान कर रखा था। आंटी मुझे घर के अंदर ले आई, मगर सुहेला कहीं नजर न आई। मैंने पूछा, सुहेला कहाँ है? तो कहने लगी कि उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो कुछ देर को सो गई है। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं सुहेला का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो जागेगी तो मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। सास मुझे इधर उधर की बातों में लगाने लगी, गोया वो नहीं चाहती थी कि मैं सुहेला के कमरे में जाऊँ। मगर जब मैं उसके कमरे में गया तो देखा सुहेला वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे अपनी सास के इस रवैये का बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, आपको मुझसे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। तब बताने लगी कि बेटा, उसने मुझे मना किया था कि मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊं। शायद तुम लोगों की कोई नाराज़गी हो गई, इसी वजह से वो आलिया से मिलने गई थी। मैंने सोचा कि उसकी बात का मान रख लूं। आंटी के जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद सुहेला मैडम घर तो आ गई, मगर वो बड़ी परेशान थी। मेरी बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोली, घर चलते हैं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। उसकी बात अजीब थी। खैर, मैंने कोई सवाल नहीं किया और उसे घर लेकर आ गया। रास्ते भर वो आंसू बहाती रही, परेशान इस कदर कि मैं अपने सवाल भी भूल गया और सोचने लगा कि सुहेला को कैसे चुप करवाऊं। खैर, मैं बेदिली से उसे घर लेकर आ गया। घर आकर हम दोनों के बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई। मेरा मूड वैसे ही काफ़ी ऑफ था। सुबह उठा तो सुहेला की मुझे वही शक्ल दिखाई दी जो उसने शादी के दूसरे दिन दिखाई थी। वही बालों वाला चेहरा और उदास सी आँखें।
सुहेला, क्या तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? मैंने आंखें मलते हुए उसकी तरफ देखा। एक चीज़ तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं है तो तुम उसे खुद से दूर क्यों नहीं करती? क्या जानबूझकर तुम मेरी नफरत पालना चाहती हो कि मेरी दीवानगी कम होकर सदमोहरी में बदल जाए? मैंने गुस्से से कहा तो वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों में आंसू रवा थे। मैं अब उसके रोने धोने से तंग आ चुका था। उठकर फ्रेश होने चला गया और नाश्ता किए बिना ही ऑफिस पहुंच गया। मुझे सुहेला पर सख्त गुस्सा था। दिल में सोच लिया कि अब उसे तलाक दे दूंगा। जिंदगी उतनी भी मुश्किल न थी जितनी इस औरत ने मेरी बना दी थी। भला मुझे ज़रूरत क्या थी जो मैं इसके पीछे पागल होता फिरूं? मैंने सोच लिया अम्मी से कह दूंगा कि सुहेला को मैके भिजवा दें। जब तक इसका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता मैं इंतज़ार कर लूँगा, और अगर ये अपनी आदत नहीं बदलती तो मुझे इसे छोड़ने का भी कोई डर नहीं। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो कानों को हाथ लगाने लगी। बेटा, तुम्हें क्या हमारी शादी को जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम अलैदगी की बातें कर रहे हो? हमारे ख़ानदान में ऐसी बातें नहीं होती। अम्मी की बात तो सही थी, मगर मैं भी मजबूर था। सुहेला की आदत से तंग आ गया था। सोचा कि अब बराह रास्त खुद उससे बात कर लूं। अगर वो मानती है तो ठीक, वरना मैं अपनी सी करके रहूँगा। मगर शाम को आया तो सुहेला का चेहरा साफ सुथरा था। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। गोया सुहेला मुझे खोने से डरती थी। मैंने अगरचे सुहेला से वालिहानापन का इजहार न किया, मगर मेरे दिल को खुशी ज़रूर हुई थी। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। सुहेला ने फ़ोन की घंटी सुनी तो उसका रंग पीला पड़ गया। हल्दी की मानित जर्द होते रंग के साथ उसने मुझे देखा और फिर फ़ोन को। मैं समझ गया कि कोई ऐसा वैसा मामला ज़रूर है जो सुहेला मुझसे छुपा रही है। तब इसने मेरी तरफ मुल्तजी निगाहों से देखा। सुहेला, किसका फ़ोन है? मैंने उसके फ़ोन की तरफ देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसकी इजाज़त के बिना ही मैंने फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी बोल रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी बात मान लो तो अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ। अब देख लेना कि मैं करता क्या हूँ। ये कहकर उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया और मैं हैरत से सुहेला को देखने लगा। सुहेला, ये क्या तमाशा है? ये तुम क्या खेल खेल रही हो? मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? मैंने उसके कंधे झंझोड़ते हुए कहा, मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ? सुहेला फिर रोने लगी। खुदा का वास्ता है सुहेला, अब रोने धोने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू से मैं नहीं पिघलने वाला। सच सच बताओ बात क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी गैर मर्द से मेरे जाने के बाद बातें करो, मैं चुप रहूं। मेरा गुस्सा देखकर सुहेला रोने लगी। जब उसे लगा कि मैं उसके रोने धोने से चुप होकर नहीं बैठने लगा तो उसने मुझे पूरी बात बताई। आज़िर, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे बात छुपाई, मगर मेरा रब जानता है कि मैं किस कदर बेकसूर हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं ये आपको बता दूँ, मगर हर बार वो मुझे ऐसी बात कहता कि मैं आपके सामने ज़ुबान खोलने से डरती थी। अब बात यहाँ तक आ ही गई है कि आपने अपनी ज़ुबान से तलाक का लफ्ज़ निकाला है, तो पीछे क्या रह जाता है? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताऊंगी। फैसला आप पर है। आप मुझे कबूल करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, लेकिन वादा करें उसके बाद आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। मुझे आर या पार होने से कोई गिला नहीं। मुझे गिला सिर्फ और सिर्फ शक और आपकी बेएतबारी से होगा। सुहेला ने अपनी कहानी शुरू की। मैंने उसे हिम्मत दी तो बोली, मेरी आपसे मंगनी से पहले की बात है। इन दिनों अब्बा ने मुझे नया फ़ोन ला कर दिया था। मैं जब भी फ़ोन देखती अजीब सी खुशी होती थी। मेरे ख़ानदान में किसी लड़की के पास फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। मैं सब लड़कियों की तस्वीरें अपने फ़ोन से खींचती और ज़्यादातर लड़कियां मेरे पास मेरे फ़ोन की वजह से ही आती थीं। आप तो जानते हैं आजकल टच स्क्रीन मोबाइल नया आया है, इसी वजह से मैं भी इस सब में गुम होती चली गई। एक दिन मेरी एक दोस्त आयशा मेरे पास आई, कहने लगी कि उसे किसी लड़के से बात करनी है। अब वो लड़का उसका क्या लगता था, दोस्ती किस नौयत की थी, ये तो मैं नहीं जानती, मगर आयशा उससे बात करती थी। मेरे फ़ोन से वो उसे तस्वीरें भी भेजा करती थी। आयशा और उस लड़के की दोस्ती अच्छी खासी थी। एक दिन आयशा मेरे पास उस लड़के को अपनी ख़ास तस्वीरें भिजवाने आई।
ये उसने किसी शादी के मौके पर बनवाई थी। उसकी किसी और दूर पार के रिश्तेदार ने ये तस्वीरें मेरे नंबर पर भेजी। आयशा के दोस्त को उसकी वो तस्वीरें भेज दी, लेकिन तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा थीं। बीच में एक तस्वीर मेरी भी चली गई। बस फिर क्या था, वो मौसूफ तो मुझ पर लट्टू हो गए। मैंने लाख समझाया कि ये सही नहीं है, मगर वो न माना। पहले तो मैं इनकार करती रही, फिर मैं भी उसकी बातों में आ गई। यूँ हमारी दोस्ती हो गई। आयशा को इस सब की खबर नहीं थी। फिर न जाने क्या हुआ, आयशा और उसकी बातचीत ख़त्म हो गई और मैं मुदस्सिर से बात करने लगी। एक दिन मुदस्सिर ने मुझसे मिलने की ज़िद की, मगर मैं अभी इस रिश्ते को इस मुकाम पर नहीं ले जाना चाहती थी। इसी बात पर हमारी लड़ाई हुई और मैंने मुदस्सिर से बातचीत ख़त्म कर दी। मगर मुझे क्या पता था, जिसे मैं आसान खेल समझ रही थी वो तो आग का दरिया था। और फिर मेरे लिए मुदस्सिर ने एक नई जंग शुरू कर दी। अब वो मुझे रोज़ रोज़ तंग करने लगा। इन्हीं दिनों आपका रिश्ता आ गया, मेरी मंगनी हो गई। मैं उससे जान छुड़ाना चाहती थी, मैं कुछ पता ही न चला। बस फिर वो दिन आ गया कि मैं आपकी दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। मगर मुदस्सिर से मेरी बातचीत वहीं की वहीं ठहरी रही। उसे मेरी मंगनी का इल्म हुआ तो वो आग बगोला हो गया। दिन रात मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारी उन तस्वीरों को तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा, फिर तुम कहीं की न रहोगी। मेरे उससे बचने के लिए उसकी उल्टी सीधी बातें मानना शुरू कर दी। वो मुझसे कहता कि अपने शौहर को खुद से दूर रखो, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम किसी और के करीब हो। हालांकि मेरा खुदा जानता है मैंने निकाह के इस बंधन को दिलो जान से कबूल किया है, मगर वो तो एक अजीब खपती आदमी है। मुझे तरह तरह की धमकियां देता है। कभी कहता है कि अपने शौहर को फ़लाँ तरीके से दूर रखो, तो कभी कहता है उससे बदतमीज़ी करो। मैं दो बातों में पिस रही हूँ, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वो मुझे बात बात पर डराता है। मैं उसकी एक बात ना मानूँ तो वो 1000 नई बातें निकाल देता है। अब आप ही बताएं। मैं तो उसकी बातें इसलिए मानती रही कि आपको खो न दूँ। एक हफ्ते की नई नवेली दुल्हन के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा दिल तो जैसे राख हो गया। उसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने अपना फैसला उसे सुना दिया। उसे खोने का मुझे अफसोस तो है, लेकिन औरत एक बार मैली हो जाए तो उससे मोहब्बत होना एक नामुमकिन सी बात लगती है। आप मेरी जगह होते तो क्या करते, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।